उनके द्वारा भारत सरकार के द्वारा किए जाने वाले प्रबंधन, इन सभी बातों को देखते हैं तो हमें लगता है कि स्पेनिश फ्लू, जिसके बारे में उस समय कोई दवा नहीं आई थी, किसी प्रकार की व्यवस्था नहीं हुई थी, या पिछले 100 वर्षों के दौरान तमाम प्रकार के वायरस आए, तमाम प्रकार की बीमारियां आई, इतनी जल्दी किसी भी बीमारी के उपचार के लिए व्यवस्था दुनिया में नहीं हुई। भारत तो बहुत पीछे था। लेकिन हम आभारी हैं प्रधानमंत्री मोदी जी के, जिन्होंने कोरोना महामारी से देश को बचाने के लिए 2 स्वदेशी वैक्सीन भारत के अंदर ही दिए और 16 जनवरी से यह वैक्सीन पहले चरण में हेल्थ वर्कर्स को, दूसरे चरण में कोरोना वॉरियर्स को, तीसरे चरण में 60 साल से ऊपर के प्रत्येक व्यक्ति को, चौथे चरण में 45 से ऊपर के प्रत्येक व्यक्ति को फ्री में देने का कार्रवाई प्रारंभ की। 1 मई से 18 वर्ष से ऊपर के लोगों को भी उन्होंने राज्यों पर छोड़ा कि हर राज्य इसके लिए अपनी डिमांड भेजें और अपने अनुसार वहां पर इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं। 2 स्वदेशी वैक्सीन भारत के अंदर लाकर दवा मुफ्त, हर प्रकार की सुविधाएं हर एक स्तर पर देकर के गरीब कल्याण पैकेज हो, आत्मनिर्भर भारत में हर प्रकार के तबके के लोगों को आगे बढ़ने की प्रेरणा रही हो, ये सभी कार्यक्रम जिस तरीके से आगे बढ़ाए गए, दुनिया के तमाम महाशक्तियां कही जाने वाले देशों ने भी, यूएनओ ने भी, WHO ने भी प्रधानमंत्री मोदी जी की इस पहल का अभिनंदन किया, स्वागत किया। लेकिन देश के अंदर कुछ ऐसे भी तत्व हैं जिन्हें भारत की इस प्रतिष्ठा जिन्हें अच्छी नहीं लगती। जब यह वैक्सीन आया था 16 जनवरी को और वैक्सीन लॉन्च किया गया था, तब उन्होंने टिप्पणी की थी। वैक्सीन को भाजपा की वैक्सीन या मोदी वैक्सीन कहा था। वैक्सीन मुफ्त में है और उस समय उन्होंने दुष्प्रचार करके कहा था हम तो नहीं लगाएंगे वैक्सीन, और लोगों में नकारात्मकता पैदा करने का प्रयास किया। वे लोग आज वैक्सीन के कारण देश के अंदर लोगों में सकारात्मक माहौल हो रहा था, कैसे नकारात्मकता में बदलने का प्रयास किया, ये किसी से छुपा हुआ नहीं है। हमें यह भी देखना होगा कि कोरोना के प्रथम जो फर्स्ट वेव थी, इसमें और सेकंड वेव में संक्रमण में बहुत ज्यादा अंतर था, लगभग 30 से 50 गुना अंतर। पहली वेव में हम लोग देखते थे कि जितने भी असिम्प्टोमेटिक हैं, होम आइसोलेशन में आराम से वे घर में रह करके अपना उपचार करा सकते थे। उनको दवा की आवश्यकता भी नहीं थी। उनको सामान्य दिनचर्या के माध्यम से केवल और दूसरे के संपर्क में ना आए, अपने आप 7 दिन 10 दिन के अंदर उनकी रिपोर्ट नेगेटिव आ जाती थी। बहुत छोटी संख्या थी जिन्हें हॉस्पिटल जाना पड़ा था। लेकिन सेकेंड वेव में संक्रमण इतना तीव्र था और अचानक आया कि उस तीव्रता के कारण बहुत सारी चीजें ऐसी आई जहां पर जिन लोगों ने स्थिति को पैनिक बनाया था, लोगों के मन में एक नकारात्मकता पैदा करने का प्रयास किया, स्थिति को पैनिक बनाने का प्रयास किया, इसके कारण भी बहुत सारे लोग ऑक्सीजन की होने वाली डिमांड के लिए दौड़ पड़े। लेकिन हम आभारी हैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी के, देश के अंदर पहली बार ऑक्सीजन एक्सप्रेस चलाए गए, एयरफोर्स के विमानों से टैंकर भेजे गए, और मैं धन्यवाद दूंगा माननीय श्री पीयूष गोयल जी को। जितनी भी मांग की गई ट्रेन की, उन्होंने उपलब्ध करवा करके, और हर एक जगह देश के अंदर सबसे बड़ी आबादी का राज्य उत्तर प्रदेश है, 25 करोड़ की आबादी का राज्य उत्तर प्रदेश, और ऑक्सीजन से होने वाली मौत ना के बराबर। पूरी एक सिस्टम इस तरीके से बनाया गया कि हर एक हॉस्पिटल तक हम इसको उपलब्ध करवा सकें। ट्रेन जहां से भी, जमशेदपुर से हो या जामनगर से, वहां ट्रेन मिलती थी, वहां टैंकर एयरफोर्स के विमानों से पहुंचते थे और ट्रेन से ऑक्सीजन आती थी। आपने कभी इस बारे में सुना किसी ने कि ऑक्सीजन को भी हम ट्रेन के माध्यम से हर एक हॉस्पिटल तक, जनपद तक पहुंचा रहे हैं? यह अपने आप एक उदाहरण था।
फर्स्ट सेकंड फेज में यानी सेकंड वेव में हमारे सामने ऑक्सीजन की एक समस्या सामने देखने को मिल रही थी, लेकिन जैसे ही ऑक्सीजन की ऑडिट हुई बहुत सारे लोग भाग खड़े हुए और उन्होंने कहा नहीं साहब हमारे यहां ऑक्सीजन 300 मीट्रिक टन से ही काम चलेगा। जो 800 और 1000 मीट्रिक टन की डिमांड कर रहे थे उन लोगों ने भी, क्योंकि कहीं ना कहीं वे ब्लैक करके लोगों के जीवन के साथ खिलवाड़ कर रहे थे, और जैसे ही ऑक्सीजन ऑडिट शुरू हुई, उत्तर प्रदेश तो पहले दिन से ऑक्सीजन ऑडिट करा रहा था, इसलिए 25 करोड़ की आबादी को 800-900 मीट्रिक टन में सभी आवश्यकताएं पूर्ति कर रहा था। लेकिन जिनकी आबादी 2 करोड़ भी नहीं, वे भी 1000 मीट्रिक टन की मांग कर रहे थे, और जब वही ऑक्सीजन ऑडिट की बात हुई तो वे लोग भाग खड़े हुए और वे भी कहने लगे कि 400-500 मीट्रिक टन में हमारा काम चल जाएगा। यह स्थिति है, देश के खिलाफ एक साजिश हो रही थी, देश को बदनाम करने की साजिश हो रही थी। हमें इन षड्यंत्रों को भी इस स्थिति में समझना होगा। फर्स्ट वेव में हमारे सामने चैलेंज था माइग्रेंट लेबर का। उस समय भी हमने देखा कि माइग्रेंट लेबर के लिए स्पेशल ट्रेन चलाई गई और उन्हें सुरक्षित घरों में पहुंचाएगा। अकेले उत्तर प्रदेश में 40 लाख प्रवासी कामगार और श्रमिक आए थे। एक भी श्रमिक के साथ कोई भी घटना दुर्घटना नहीं होने पाई, और सबको फ्री में उनके घरों तक पहुंचाने की व्यवस्था रेल मंत्रालय ने किया, और उन्हें पहुंचाने के साथ साथ उन्हें क्वारंटीन सेंटर में रखना, उनके लिए भोजन की व्यवस्था करना, उनके लिए ड्राई राशन उनको उपलब्ध करवाना, ये सभी कार्य, और फिर उनके उपचार, अगर कोई इन्फेक्ट है तो उसका उपचार की व्यवस्था भी केंद्र और राज्य सरकार ने मिलकर के संपन्न किया। उत्तर प्रदेश और देश ने आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में हमने टेस्टिंग की क्षमता भी बढ़ाई। यानी कोई कल्पना ही नहीं करता था। मुझे याद है जब उत्तर प्रदेश में मार्च 2020 में कोरोना का पहला पेशेंट आया था 2 मार्च को, हमारे पास टेस्ट करने की क्षमता नहीं थी। हम लोगों ने NIB पुणे सैंपल भेजे थे, और आज उत्तर प्रदेश 3.5 लाख से 4 लाख टेस्ट प्रतिदिन कर रहा है, क्योंकि PM केयर और भारत सरकार का हमें भरपूर सहयोग मिला, जनता जनार्दन का, स्वयंसेवी संगठनों का हमें सहयोग मिला। हमने एक लैबोरेटरी खड़ी करनी प्रारंभ की। आज हर जनपद में हमारे पास टेस्ट करने की क्षमता मौजूद है। इसमें भी नई तकनीक आई, हम उस तकनीक को भी लेने में हमने देर नहीं की। हम क्षमता भी बढ़ाते थे, ट्रेंड मैन पावर को भी साथ साथ खड़ा करते थे। आज इतनी बड़ी संख्या हम लोग तैयार, लगभग 5 करोड़ टेस्ट के नजदीक उत्तर प्रदेश पहुंच चुका है। हमने अब तक 5 करोड़ से अधिक टेस्ट, 5 करोड़ के लगभग टेस्ट हम लोग अब तक संपन्न कर चुके हैं। बेड्स की संख्या, पहला हमारे पास पेशेंट जब आया था मार्च 2020 में, हमारे पास तब उपचार के लिए हमें दिल्ली भेजना पड़ा था। आज 80,000 बेड्स हमारे सामने मौजूद हैं, और ये बेड्स इस बात को बताते हैं, जैसे 100 बेड का कोविड केयर सेंटर आज वात्सल्य कोविड केयर सेंटर के रूप में वृंदावन में आज प्रारंभ हो रहा है। यह अपने आप बताता है कि हर एक व्यक्ति ने अपने स्तर पर अपना सहयोग देने का कार्य किया, और उसका परिणाम रहा कि हर एक व्यक्ति को हम लोग आइसोलेशन बेड या ICU के बेड्स उपलब्ध कराने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम बढ़ाने की दिशा में आगे बढ़े हैं। ये वात्सल्य केयर सेंटर एक नई सोच और दूरदर्शी सोच का परिणाम है, क्योंकि जो आशंका व्यक्त की जा रही है थर्ड वेव की, यद्यपि जो तैयारी भारत की है, जो मार्गदर्शन प्रधानमंत्री जी का अब पूरे देश को मिल रहा है, हम लोग इस बात पर पूरी तरह आश्वस्त हैं कि थर्ड वेव को हम आने के पहले ही कंट्रोल करने में सफल होंगे। लेकिन फिर भी अगर आती है तो हमारा प्रयास होगा कि हम लोग किसी भी बच्चे पर आंच न आने दें, और इसके लिए वात्सल्य केयर सेंटर जैसे सेंटर एक बड़ा बहुत महत्वपूर्ण और मील का पत्थर साबित होगा। क्योंकि फर्स्ट स्टेज में हमने सेकंड वेव में इस बात को देखा है। आपने देखा होगा उत्तर प्रदेश के बारे में आशंका व्यक्त की जा रही थी कि पंचायत चुनाव है, गांव-गांव में संक्रमण फैलेगा। मैं स्वयं आशंकित था, क्योंकि हमारी 78% आबादी गांवों में निवास करती है, और इस बात के लिए आशंकित था क्योंकि पंचायत चुनाव हुए थे, लोगों ने इसको इश्यू बनाने का प्रयास किया, और मुझे इसीलिए निकलना पड़ा। मैं स्वयं गांव में निकला,
हमने गांव गांव में निगरानी समितियां भेजी, 72,000 से अधिक निगरानी समितियों को गांव गांव में भेज करके 97,000 गांवों की स्क्रीनिंग का काम हम लोगों ने प्रारंभ किया। हर एक लक्षण युक्त व्यक्ति को मेडिसिन किट उपलब्ध करानी शुरू की। हर लक्षण युक्त व्यक्ति की एंटीजन टेस्ट हमने प्रारंभ की और उसका परिणाम रहा कि संक्रमण उत्तर प्रदेश के अंदर नहीं फैलने पाया। जिस उत्तर प्रदेश के बारे में आशंका व्यक्त की जा रही थी कि अप्रैल के अंत में और मई में 1 लाख पॉजिटिव केस प्रतिदिन यूपी में आएंगे, जिस यूपी के बारे में आशंका व्यक्त की जा रही थी कि मई के अंत तक यूपी में 30 लाख से अधिक एक्टिव केस होंगे। अगर मैं यूपी के फिगर आज दूं, हम लोगों ने उत्तर प्रदेश में कल 3,12,000 टेस्ट हमने संपन्न किए। कुल पॉजिटिव केस आए हैं 1497 और उत्तर प्रदेश में अब एक्टिव केस कुल रह गए हैं, यानी जिसके बारे में लोग कहते थे कि 30 लाख से ज्यादा संख्या होगी, 30 लाख नहीं बल्कि केवल हमारे पास आज के दिन पे 37,000 एक्टिव केस रह गए हैं। तेजी के साथ सुधार है। यह भारत सरकार का मार्गदर्शन और सहयोग है। हमारी हेल्थ वर्कर्स, कोरोना वॉरियर्स, इन सबने इसमें लग करके मेहनत की है। निगरानी समितियां, सफाई कर्मी, ये सभी लोग लगे हैं, स्वयंसेवी संगठन, तमाम अन्य तबके के लोगों ने मिलकर के जो एक सामूहिक प्रयास किया, आज उसका परिणाम हम सबके सामने आया है। लेकिन हमें याद रखना होगा कि हम एक महामारी का सामना कर रहे हैं, कुछ सावधानियां बहुत आवश्यक हैं और उसके लिए जो बार बार प्रधानमंत्री जी ने कहा है, हमें जो इस फील्ड में काम करने वाली संस्थाएं हैं, ट्रेस, टेस्ट एंड ट्रीट, इस TTT के फॉर्मूले को सदैव याद रखना होगा। जितना अर्ली और एग्रेसिव हो सके उतनी जल्दी हम लोगों की जान को बचा सकते हैं, लोगों को संक्रमण की चेन को ब्रेक कर सकते हैं। दूसरा, हाई रिस्क कैटेगरी के बारे में आप याद करिए, जब प्रधानमंत्री जी ने 21 मार्च को देश को संबोधित किया था, फिर 24 मार्च को देश को संबोधित किया था, 2 बातें बहुत महत्वपूर्ण थी। तब भी उन्होंने कहा था हाई रिस्क कैटेगरी के लोग बाहर न निकलें, यानी 60 साल से ऊपर के लोग, 10 साल से छोटी उम्र के बच्चे, गर्भवती महिलाएं, कमजोर इम्यूनिटी के लोग और एक या एक से अधिक बीमारी से ग्रसित कोई भी व्यक्ति, ये घर के बाहर न निकले, मास्क जरूर पहने। शेष अन्य लोगों को घर के बाहर निकलना हो आवश्यक तो ही निकले, अन्यथा ना निकले। अगर सभी लोग पालन करें और निकलें तो मास्क लगा करके चलें और 2 गज की दूरी का पालन करें, तो कोरोना कुछ नहीं बिगाड़ सकता, कोरोना आएगा ही नहीं नजदीक। तीसरा, वैक्सीनेशन का जो कार्यक्रम चल रहा है, 18 से 44 राज्य सरकार के द्वारा और 45 से ऊपर के सभी लोगों को निःशुल्क वैक्सीन भारत सरकार के द्वारा उपलब्ध करवाई जा रही है। हमें याद रखना होगा, अपनी पारी आने पर हम वैक्सीन जरूर लगाएं, लोगों को प्रेरित करें। मैंने इस चीज को देखा है, अभी भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो टेस्ट कराने से भाग रहे हैं या वैक्सीन लेने से कतरा रहे हैं। हमें एक महामारी का सामना करना ये एक राष्ट्रीय कार्यक्रम है। राष्ट्रीय कार्यक्रम के तहत हमारी एक नैतिक जिम्मेदारी बनती है और हमारा ये राष्ट्र धर्म बनता है, हम टेस्ट से भी ना भागें और साथ साथ हम लोग वैक्सीन लगाने से भी अपने को ना रोकें। हाँ, सावधानी वैक्सीन के लिए जरूर कुछ नहीं रखें। अगर फीवर है वैक्सीन ना लें, अभी कोरोना हुआ है कम से कम हम 3 महीने के बाद वैक्सीन लें, लेकिन वैक्सीन जरूर लें क्योंकि ये एक सुरक्षा कवच देगा और ये सुरक्षा कवच हमें इस महामारी से लड़ने के लिए हमारे पास एक हथियार होगा। अगर हम इसका पालन करेंगे तो अवश्य हम 3rd वेव को रोकने में भी हमें मदद मिलेगी। आज परम शक्तिपीठ के द्वारा पूज्य संत स्वामी महामंडलेश्वर स्वामी परमानंद जी महाराज के मार्गदर्शन में, साध्वी मां रितंबरा जी के मार्गदर्शन में, उनके नेतृत्व में ये वात्सल्य कोविड केयर सेंटर बनाया गया है। ये वास्तव में उस दूरदर्शिता का परिणाम है कि हमें अपने बच्चों को किसी भी प्रकार की बीमारियों से बचाना है। 3rd वेव की आशंका उस समय की जा रही है जब पहले से ही तमाम प्रकार की विषाणु जनित और जल जनित बीमारियां बरसात के समय में होंगी। मलेरिया है, डेंगू है, कालाजार है, चिकुनगुनिया है, इंसेफ्लाइटिस है, ये भी उसी समय होती हैं। तो ये कोविड केयर सेंटर
न केवल कोरोना से बल्कि इस प्रकार की बीमारियों से भी बचाने में बहुत बड़ी भूमिका का निर्वहन कर सकता है। मैं आज के इस कार्यक्रम के अवसर पर, जब यह कोविड केयर सेंटर वृंदावन में स्थापित हो रहा है, न केवल हर तबके के लोगों के लिए बल्कि बच्चों के लिए तो ये सचमुच रामबाण साबित होगा। मैं इस अवसर पर एक बार फिर से वात्सल्य ग्राम परिवार को, परम शक्ति पीठ से जुड़े हुए सभी संबंधित का हृदय से अभिनंदन करते हुए इस पूरे प्रकल्प के प्रति अपनी शुभकामनाएं व्यक्त करता हूं और विश्वास व्यक्त करता हूं कि समाज को उनका मार्गदर्शन इसी प्रकार से प्राप्त होता रहेगा और उनका वात्सल्य समाज के